अब हम लोग शुरू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट बिहेवियर टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए, नाउ ऑनवर्ड्स मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पीपीएल से डिनोट करूंगा। तो कंपाउंड्स हो जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। फेनोमेनन को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग को समझना है कि आखिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। मान लिया हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो सोर्स ऑफ लाइट तो हर दिशा में, हर डायरेक्शन में ये मूव करेगी। ये कैसा लाइट है? ऑर्डिनरी लाइट है। तो ये हर दिशा में मूव कर रही है। अब इसे हम एक स्लिट के थ्रू पास करते हैं और फिर एक खास तरह का प्रिज्म, जिसे निकोल प्रिज्म कहते हैं, उससे पास कराते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि निकोल प्रिज्म किस चीज का बना होता है, ये क्या होता है। ये कैल्साइट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या हुआ, लाइट जो बाहर निकली, अब वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही है। समझ जाइए, ठीक है। तो अब जो ऑर्डिनरी लाइट थी वो थी पॉलीक्रोमेटिक। ये जो लाइट बाहर आई, जो केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, इसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है। अब इस लाइट को अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास कराते हैं, तो तीन सिचुएशन बनती है। या तो लाइट अनचेंज्ड रहेगा, या फिर लाइट राइट हैंड साइड रोटेट कर जाएगा, या लाइट लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर जाएगा। ये क्या है? नो चेंज इन रोटेशन। अब ये क्या हो रहा है? राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है। रोटेशन राइट हैंड साइड, और इसमें रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है। तो जहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा रोटेशन में, जैसे हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया और वो बिल्कुल अनचेंज्ड बाहर आ गई, तो उस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर ये दोनों में से कोई भी घटना घट रही है, तो हम कहेंगे कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये घटना सारी कहां होती है? पोलरीमीटर ट्यूब में होती है। तो पोलरीमीटर ट्यूब में हम क्या करते हैं? केवल उस सब्सटेंस के सॉल्यूशन को डाल देते हैं और ये सारी घटना जो है ऑटोमेटिकली होती है, और हमें कितना रोटेशन है, डिग्री, वो सब हमें पता चल जाता है। तो हमने देखी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के दो सिचुएशन हो सकते हैं। या तो रोटेशन ऑफ
प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज यानी कि राइट हैंड साइड, या फिर रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उसे कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो लेफ्ट हैंड कर रहा है लीवो रोटेटरी। लैटिन टर्म है डेक्स्टर, इसका मतलब होता है राइट। उसी तरह से लैटिन टर्म है लीवस, इसका मतलब होता है लेफ्ट। अब एक चीज और, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को स्मॉल डी से या फिर प्लस से डिनोट किया जाता है, लीवो रोटेटरी को स्मॉल एल या फिर माइनस से डिनोट किया जाता है। देखिए, एक और कैपिटल डी और कैपिटल एल आइसोमर्स होते हैं, तो वो डिफरेंट है। अब आगे हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल डिपेंड्स ऑन, पहला है नेचर ऑफ सबस्टेंस, दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस, थर्ड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फोर्थ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ पोलेरीमीटर ट्यूब, वेवलेंथ ऑफ लाइट, और फाइनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब यहां पर हम लोग सम इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। अभी हम लोगों ने देखा ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है टेंडेंसी ऑफ सबस्टेंस टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या सबस्टेंस ये कौन होते हैं? दैट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या होते हैं? अनसिमेट्रिकल होते हैं, अनसिमेट्रिकल इन नेचर होते हैं, और इनके स्ट्रक्चर का जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो पाता है, तो इसे कहेंगे हैव नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनाता है। थर्ड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट डज नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये होते हैं सिमेट्रिकल एंड दे हैव सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। एक चीज का इंफॉर्मेशन रखिए, कॉम्पिटिशन वगैरह में हालांकि ये ज्यादा पूछी जाती है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है दैट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक क्वार्ट्ज, है ना, रॉक क्रिस्टल, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम ब्रोमेट, है ना, एक और है सोडियम पीरियोडेट। इन सबों में जो है ना सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया गया था।
अब नेक्स्ट टर्म है काइरल, काइरल सबस्टेंस। कीरो, कीरो का मतलब होता है हैंड, और काइरल का मतलब होता है अनसिमेट्री। अब हमारा हाथ जो है, आप ध्यान दें, तो जैसे कि मान लिया इधर थंब है, समझिए आदमी का ही हाथ है, ठीक है, तो ये इधर थंब है, तो इसका मिरर इमेज जब आप बनाएंगे तो थंब इधर आ जाएगा। तो इसे उठाकर मैं इसके ऊपर रखूं तो दोनों अंगूठे बाहर निकलेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो काइरल सबस्टेंस जो है वो क्या होते हैं? अनसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव वही होगा जो अनसिमेट्रिकल है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब इसको कुछ इस तरह से समझें, हम लोग अल्फाबेट कुछ लेते हैं। जैसे हमने पी लिया, तो इसका मिरर इमेज देखिए नॉन सुपर इम्पोजेबल है। बी, फिर हम लेते हैं सी, ऐसे आएगा, बहुत सारे हो सकते हैं। एस, ऐसे, एन, के, है ना। अब हम लोग आते हैं अकाइरल सबस्टेंस। अकाइरल का मतलब हुआ सिमेट्रिकल, अकाइरल इज अनसिमेट्रिकल। तो अकाइरल सबस्टेंस क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं, और जो सिमेट्रिकल होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब हुआ कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकता। इनके मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होते हैं। जैसे ले लेते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एच, आई, एम, एक्स, डब्ल्यू। एक याद रखिए, टोटल 11 लेटर्स के पास जो है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। 11 लेटर्स है ना। चलिए, अब नेक्स्ट है काइरल सेंटर। देखिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास, है ना, काइरल कार्बन नहीं होता है ना। तो काइरल कार्बन किसके पास होता है? तो जो कार्बन 4 बॉन्ड बना सके डिफरेंट एटम के साथ, लेकिन जहां पर sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो उनके उनके साथ 4 ग्रुप अटैच्ड नहीं है ना। जैसे कि मान ले दिस इज कार्बन, इसकी 4 वैलेंसी होती है, W, X, Y, Z। यहां पर W इज नॉट इक्वल टू X इज नॉट इक्वल टू Y, एंड Y इज नॉट इक्वल टू Z। यानी कि सारे डिफरेंट ग्रुप या एटम हैं। तो उस केस में दिस कार्बन इज कॉल्ड काइरल कार्बन, है ना। तो काइरल सेंटर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम attached to 4
डिफरेंट ग्रुप्स या स्पीसीज कह लीजिए, स्पीसीज इज मोर एप्रोप्रिएट, डिफरेंट स्पीसीज उसे कहेंगे हम कायरल सेंटर। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट वन, sp2 hybridized carbon, sp hybridized carbon cannot be chiral. क्यों? Because they cannot have 4 species attached. एक नोट लिखिए, कायरल सेंटर यानी कायरल कार्बन is not the necessary condition for optical activity. कार्बन एक है COOH और ये है NH2 CH3 और यहां पर H, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? इस कार्बन को हम कायरल कार्बन या इसे एसिमेट्रिक कार्बन या इसे डिससिमेट्रिक कार्बन या इसे स्टीरियोजेनिक कार्बन। स्टीरियोजेनिक कार्बन का मतलब हुआ कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को जेनरेट करने वाला कार्बन, है ना। तो इन 4 नेम यूजली आते हैं डिफरेंट डिफरेंट करके, तो कई बार जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह से जो है CH3 C NH2 COOH, यहां पर मैं 2 H ले लेता हूं, तो ये कार्बन क्या हुआ? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये क्या है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक अल्फा एमिनो एसिड है, ओनली अल्फा एमिनो एसिड दैट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। आपसे पूछा भी जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। नाइट्रोजन लोन पेयर है, हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप है और इथाइल ग्रुप है। ये भी जो है सारे डिफरेंट हैं। हाइड्रोजन ये है ड्यूटेरियम, है ना। हाइड्रोजन का आइसोटोप, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम। और ये है ट्राइटियम, है ना। हाइड्रोजन का 1 1 होता है, ड्यूटेरियम का 1 2 होगा, इसका 1 3। और यहां पर मान लिया मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन भी कायरल है। तो कायरल कार्बन को हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं, है ना, स्टार से, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से। यहां पर क्लोरीन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर सल्फर, सल्फर। तो कार्बन तो यही है ना। ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है। तो ये कार्बन कायरल हो गया। अब बात आती है कि कौन कौन से कंडीशन है ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए। कंडीशंस टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, कंपाउंड मस्ट बी अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है तो हम कैसे पहचानेंगे? व्हेन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट। तो अब बात आती है कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है सेंटर ऑफ सिमेट्री, दूसरा है प्लेन ऑफ सिमेट्री और तीसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना।
तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को कॉस कहेंगे आगे से, प्लेन ऑफ सिमेट्री को पॉस कहेंगे आगे से, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को आउस कहेंगे आगे से। तो केवल हमें दो को ही देखना है, तीनों को देखने की जरूरत भी नहीं है ना। दीज टू आर प्रेजेंट, तो हम कहेंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? जब कॉस और पॉस दोनों ही नहीं हो। अब थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं कि कॉस पॉस आउस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री ये क्या है? एक इमेजिनरी पॉइंट है वेयर एट इक्वल डिस्टेंस एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो उससे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। अब इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे कि मान लिया इधर से इधर, तो देखिए ये बिल्कुल क्लियर है कि सभी इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। अब यहां पर देखिए ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है ना। इक्वल डिस्टेंस में कौन होनी चाहिए? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर कॉस प्रेजेंट है। अब यहां देखिए, अब इसे हम करेंगे तो अनइक्वल हो गए, तो यहां पर कॉस मौजूद नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल जो है सेम डिस्टेंस पर है। अब सेकेंड है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसे कहेंगे कॉस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी प्लेन लिखिए, दैट डिवाइड्स मोलेक्यूल इन टू इक्वल हाफ्स, ये है, फिर यहां पर एक ऐसे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक ये। देखिए इसको बनाने का क्या मतलब है, इसे कहते हैं सॉलिड वेज और इसे कहते हैं डॉटेड वेज, है ना। तो सॉलिड वेज का मतलब है कि ये बॉन्ड हमारी तरफ है ना, मैं देख रहा हूं तो मेरी तरफ है, और ये जो डॉटेड है ये है ठीक इसके ऑपोजिट साइड में पीछे की तरफ, जो हमें दिख नहीं रहा है। तो इसे हम दो इक्वल हाफ में काट सकते हैं, तो यहां पर पॉस है, इसे भी दो इक्वल हाफ में काट सकते हैं, कैसे भी काट लीजिए आराम से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है अगर काटेंगे तो समझिए कि बॉन्ड जो है ना अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो इसमें पॉस नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बेंजीन के बारे में पूछा जाता है। चलिए तो मैं इसे ऐसा करता हूं, यहां से काटा हमने एक प्लेन, इधर से दूसरा प्लेन, इधर से थर्ड प्लेन, इधर से फोर्थ प्लेन, फिर इसके हाफ से 5 प्लेन, और किसका हाफ रह गया? ये इसका, ये है 6 प्लेन। ठीक, तो आपसे पूछा जाता है कि बेंजीन के कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो यहां पर तो हमें क्या आ रहा है? 6, लेकिन ये आंसर गलत है। अब ये जो कंपाउंड है इसको हम क्या करते हैं, उसका स्लाइस, है ना, यानी कि एक ऊपरी परत एक निचली परत, तो वो भी तो इक्वली डिवाइडेड हो गया, तो +1, तो 7 होते हैं। बेंजीन में पॉस कितने होते हैं? 7 होते हैं, याद रखिएगा। ये क्या है? इसको ट्रांसवर्स सेक्शन भी कह सकते हैं या स्लाइस कट। वो ऐसा मोलिक्यूल इफ सबस्टेंस हैज ओनली वन कायरल सेंटर हो, लेकिन लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट एट कायरल सेंटर। देखिए मैं कुछ टाइप बताऊंगा, बस इसी टाइप में से कोई भी हो सकता है।
तो पहले से ही हमें पता रहेगा, तो आसानी से हम लोग झटके से निकाल सकते हैं। एक बॉन्ड सॉलिड वेज है, यानी कि ये हमारी तरफ है, और जो सिंपल जो है वो क्या बताता है, इस बोर्ड के प्लेन में है ये बॉन्ड, और इसी बोर्ड के प्लेन में एक और बॉन्ड रहता है कार्बन का। इसको H डालिए, यहां OH डाल दीजिए, यहां पर इथाइल ग्रुप और यहां पर मिथाइल ग्रुप डाल दीजिए। तो यहां पर एक एक काइरल सेंटर है, एक काइरल सेंटर है, लोन पेयर नहीं है, है ना, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा, वैसे ही एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं। नाइट्रोजन है, लोन पेयर, हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। तो यहां पर सारे अलग अलग ग्रुप हैं, तो क्या है, काइरल सेंटर तो है, लेकिन काइरल सेंटर के पास लोन पेयर भी है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अच्छा, कई बार जो है कंपटीशन वगैरह में पूछ दिया जाता है कि अगर ये कंपाउंड जो है नीचे वाला, नाइट्रोजन वाला, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या हम बोलेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर के प्रेजेंस से क्या हो जाता है ना, तो यहां पर एक छोटी सी घटना घटती है, दैट इज कॉल्ड रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। देखिए, हम लोग जब छाता लेकर जाते हैं, अगर हवा तेज होती है तो कैसे छाता बिल्कुल उलट जाता है, इसे कहते हैं रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो यहां पर एक्चुअली क्या होता है, यहां पर फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर होता है ना, यानी कि फ्लिप करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे, और रिपीट ही करता रहता है, ठीक है। और तो फिर ये करने के लिए एनर्जी आती कहां से है, तो ये एनर्जी आती है रूम टेम्परेचर से, है ना। तो ये फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर ये कहां होता है, रूम टेम्परेचर पर होता है। तो इस फ्लिपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को ही कहते हैं रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो इसकी वजह से जो है ये अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर पाता है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर यहां पर मिथाइल है और यहां पर इथाइल है, अब ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन काइरल कार्बन। सीसी में लिखूंगा तो समझ जाइएगा, काइरल कार्बन की बात हो रही है, विच कॉजेज रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन, इस फिनोमेनन को कहते हैं। और ये क्यों होता है, ड्यू टू फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर। एनर्जी फॉर दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर। अब हम लोग टाइप 2 कंपाउंड की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, मोर देन वन काइरल सेंटर, तो जिसकी वजह से मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इफ अनसिमेट्रिकल, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस और पॉस दोनों ही नहीं है। हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप OH H OH H। तो देखिए, ये दोनों कार्बन जो है ये अलग अलग ग्रुप, ये कार्बन अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एक ये ग्रुप हुआ, एक ये और एक पूरा ये हो गया, है ना। तो 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। अब हम दूसरे कार्बन की बात करें तो एक तो ये ग्रुप हो गया, एक ये और एक ये। तो ये दोनों कार्बन जो है काइरल हैं। अब इसमें अगर इसको हम 2 हाफ में बांटे तो 2 हाफ में आराम से बट सकता है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मौजूद है। लेकिन ध्यान से देखिए, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। अब एक और ले लीजिए, OH H OH H, दोनों कार्बन काइरल हैं, 2 काइरल कार्बन है। अब इसको मैं हाफ से काटूं तो 2 इक्वल हाफ में नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर राइट हैंड साइड में OH है, यहां राइट हैंड साइड में H है।
तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव। इसी तरह से एक और लेते हैं हम लोग, मिथाइल है, इथाइल ग्रुप है, ओ एच ओ एच, ये भी काइरल है, ये भी काइरल है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, दो काइरल कार्बन एटम है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, और इसको टू इक्वल हाफ में भी नहीं काट सकते, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों को क्या देखना है, अनसिमेट्री को देखना है। टाइप 3 कंपाउंड, इसमें नो काइरल कार्बन या सेंटर में और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए शुरू में जब हम लोग काइरल सेंटर के बारे में पढ़ते हैं तो दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि काइरल होगा तभी अनसिमेट्रिकल होगा, है ना। लेकिन काइरल कार्बन के नहीं होते हुए भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। कैसे, वो हम लोग देखते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल हो तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अनसिमेट्रिकल की पहचान क्या है, जहां पर पॉस नहीं हो, कॉस नहीं हो। मिथाइल ये सॉलिड वेज है, इसका मतलब ये बॉन्ड हमारे सामने है, ये प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है, ये दोनों ऊपर वाले और ये साइड वाले बॉन्ड। अब ये डॉटेड जो है ये बता रहा है कि ये हमारी आंखों से हमें दिख नहीं रही है, पीछे। तो यहां पर देखिए दो हाइड्रोजन है, तो काइरल सेंटर यहां पर है ही नहीं, है ना। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अब इसको अगर हम दो भागों में बांटें तो क्या पॉसिबल है, हाइड्रोजन मिथाइल, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब आ जाते हैं यहां पर, फिर ले लेते हैं, ये डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्डेड में हम लोग काइरल देखते ही नहीं है ना। काइरल sp3 हाइब्रिडाइज में होना चाहिए, तो यहां पर काइरल सेंटर नहीं है, काइरल कार्बन नहीं है, और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक भी मौजूद होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अब ये भी देखिए, यहां भी काइरल कार्बन नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है, यहां पर एक बॉन्ड है ये, तो इसमें अगर हम यहां से कट करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो गई, यहां पर काइरल कार्बन नहीं है, कॉस नहीं है, लेकिन पॉस है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल्स कौन दिखा सकता है, व्हेन डिफरेंट बल्कि स्पीसीज आर अटैच्ड टू बोथ रिंग्स। देखिए बाइफिनाइल का मतलब है ये दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों फिनाइल हैं, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसे फिनाइल कहते हैं। एट ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पर जब डिफरेंट बल्कि ग्रुप्स जुड़े हुए हो। देखिए मान लिया ये ए है और ये ए बी है, ए बी ए बी, तो यहां पर देखिए दो बल्कि ग्रुप है ना, सेम यहां पर चिपका हुआ है, ए और ए, लेकिन दूसरे वाले फिनाइल रिंग में ए और बी है, तो ये तो चलिए डिफरेंट है, लेकिन ये डिफरेंट नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, है ना। लेकिन यहां पर देखिए ए डिफरेंट है, बी डिफरेंट है, ए डिफरेंट है, बी डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ए बी बल्कि ग्रुप्स में कौन कौन से आ जाते हैं, अल्काइल ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप है, नाइट्रो है, अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी,
आयोडीन एटसेट्रा, ये आ सकते हैं बल्कि ग्रुप में। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था, विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव? फोर्थ, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना? हाँ, फोर्थ हो जाएगा हमारा, है ना? और ये हमारे ये नीट का क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इसके लिए दो मेथड हैं। एक मेथड है वेज डैश फॉर्मूला, दूसरा मेथड है फिशर प्रोजेक्शन। देखिए वेज डैश फॉर्मूला 3 डायमेंशनल होता है, फिशर प्रोजेक्शन 2 डायमेंशनल होता है। ये एक डायरेक्ट डिफरेंस है। अब वेज डैश हम लोग कैसे करते हैं? दिस इज सेंटर, मतलब कि कार्बन है, ये दो बॉन्ड, ये कहलाता है सॉलिड वेज, और ये डैश। तो ये दोनों जो हैं इन द प्लेन ऑफ पेपर कह लीजिए, है ना, जिस पर हम लोग लिख रहे हैं उसी प्लेन पर ये दोनों है। और ये जो है समझिए आउटसाइड द प्लेन है। जैसे हम लोग बोर्ड पर बना रहे हैं तो ऊपर वाले दो बॉन्ड जो है वो तो समझिए कि बोर्ड वाले प्लेन पर ही है, लेकिन ये जो है प्लेन के मतलब यानी कि ये समझिए कि हमारी तरफ निकला हुआ है ये। और ये वाला क्या है? अंदर की तरफ, प्लेन के अंदर की तरफ, इनसाइड द प्लेन। तो यही है 3 डायमेंशनल। अब यहां पर देखिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, एक ही प्लेन वाले हो गए, ये सॉलिड वेज हो गया। अब ये डैश हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, OH है, हाइड्रोजन है। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड मिथाइल, ये दोनों इन द प्लेन है। OH आउटसाइड द प्लेन है और H इनसाइड द प्लेन है। ये है टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल में आपने जैसे कैमरे का ट्राइपॉड देखा होगा, वो टेट्राहेड्रल होता है। अब फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है? इसको बस लाइन बनाई जाती है, समझिए। तो जैसे कि जहां पर जैसे ये पॉइंट आ रहा है यानी कि ये कार्बन है, इसमें एक चीज केवल याद रखती है कि ये जो बीच वाला जो है यही होना चाहिए हमारा पेरेंट कार्बन चेन, और ऊपर जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। पेरेंट कार्बन चेन is present on vertical line, principal functional group at the topmost position, तभी वो फिशर प्रोजेक्शन है। CHO लिया, CH2OH ले लिया, OH, H, CHO, OH, H, CH2OH, OH, H। तो देखिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? टॉप पोजीशन पर है ना? और बीच वाला जो वर्टिकल लाइन है यहीं पर कार्बन की सबसे ज्यादा संख्या भी है ना? तो ये दोनों ही जो है एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन कहलाएंगे। दो टर्म को हम लोग जान जाते हैं। एक टर्म आता है एनेंशियोमर्स। देखिए ये भी स्टीरियो आइसोमर्स है। तो एनेंशियोमर का क्या मतलब है? एनेंशियोमर का मतलब है कंपाउंड्स which have same molecular formula, same structure, but they are non super imposable mirror images of each other। उनको कहते हैं एनेंशियोमर्स, है ना? यानी कि कंपाउंड सेम होना चाहिए, है ना, कंपाउंड सेम होना चाहिए, और उसका डी और एल समझिए वो क्या है? एनेंशियोमर। डी एंड एल ये हो जाएंगे एनेंशियोमर। जैसे कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज आपस में क्या है? एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
etc. But different behavior towards plain polarized light, क्योंकि एक हो जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा लेवो रोटेटरी। तो ये है एनंशुम। उसके बाद एक और टर्म लीजिए, डाई स्टीरियोमर्स। स्टीरियोमर्स which are not mirror images of each other, उन्हें कहेंगे डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स may be ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर, यानी कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, लेकिन दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, तो यहां पर एग्जांपल में लिख लीजिए, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज आपस में क्या हो गए, एनेंशियोमर हो गए। और यहां पर देखिए, ये देखिए, ये एक दूसरे का मिरर इमेज हो ही नहीं सकता है ना। तो ये क्या हो गया, डाइस्टीरियोमर्स, है ना, सिस एंड ट्रांस, ये है डाइस्टीरियोमर्स। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग and see you in the next video. Happy learning.